सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में टाइप करें टीम समर हिल और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और एक भी क्लास छूटे ना, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का सीडीपी सीरीज में वेलकम है। आज हम लोग सीडीपी के 17वें अध्याय के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जहां हम लोग सीखेंगे शिक्षण की रणनीतियों के बारे में। यदि आपने हमारा पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप पहले पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि 17वां जो पार्ट है ये काफ़ी लंबा है और ये 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है और आज हम लोग इसके दूसरे हिस्से में हैं। तो आपने यदि अभी तक पहला इसका सीरीज नहीं देखा है तो आप पहले जा कर के पहले सीरीज को देखें, क्योंकि पूरा पाठ जो है जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसलिए उसको देखना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले पाठ को देख लिए होंगे और अब दूसरे पाठ में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें, क्योंकि नोट साथ में बनाते चलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षण की रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। शिक्षण जब हम लोग शुरू करेंगे, जब हम लोग अध्यापन शुरू करेंगे, तो वो कौन सी रणनीतियाँ होंगी जिसके आधार पे हम लोग पढ़ाएंगे। एज ए टीचर जब आप स्कूल में जाओगे तो वो कौन सी रणनीतियाँ होंगी जिसको अपना करके आप एक अच्छा शिक्षक बन पाओगे, एक अच्छा शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार कर पाओगे। तो उन रणनीतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली इसका जो मॉडल है 6 E's एंड 1 S मॉडल इसको कहते हैं, यानी कि 6 E और 1 S मॉडल ये है। और ये 6 E और 1 S मॉडल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि शिक्षण की जो रणनीतियाँ हैं उसका आधार क्या है, किन किन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो पहला E जो है वो है इंगेज। जब आप क्लास में एंटर करते हो किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सबसे पहला काम होता है छात्रों को इंगेज करना, अपनी ओर इंगेज करना, विषय की ओर इंगेज करना। इंगेज का मतलब संलग्न करना, बच्चों को संलग्न करना, विषय से जोड़ना, इसको कहते हैं इंगेज। पहला ई आपका ये होगा कि इंगेज करना, बच्चों को आप इंगेज कीजिए। क्योंकि जब आप क्लास में जाओगे 50-60 बच्चे, कहीं कहीं तो ज़्यादा बच्चे होंगे या कहीं कम भी होंगे, तो जितने भी बच्चे आपके क्लास में हैं वे सब अपने अपने ध्यान में मग्न होंगे। और जब आप क्लास में एंटर करते हो किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी टॉपिक को पढ़ाने को लेकर के, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि बच्चों को संलग्न करें। और संलग्न करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप जब इंग्लिश की किताब पढ़ोगे तो उसमें वार्मर दिया हुआ है। वार्मर का मतलब क्या होता है? वार्मर का मतलब होता है पाठ्य पूर्व चर्चा। ठीक है, जैसे आप क्लास 7 की जब अंग्रेजी की पहली कविता को पढ़ाने जाओगे, सिंपैथी, ठीक है, तो उसमें वार्मर है। सबसे पहले आपको वार्मर पढ़ाना है, वार्मर के ऊपर चर्चा करना है, पढ़ाना नहीं है। वो दरअसल इसलिए दिया हुआ रहता है ताकि उसका जो मुख्य उद्देश्य है पहले ई को हासिल करना, यानी कि बच्चों को संलग्न करना। बच्चों से आप पूछोगे कि क्या आपको कभी प्यास लगी है? आपको जब प्यास लगती है, आपके पास पानी नहीं होता है, तो आप कैसे अपनी प्यास को बुझाते हो? अब जब बच्चों को इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो वो आपकी ओर इंगेज हो जाएंगे। उनका जो ध्यान होगा कहीं और होगा, वो उसको छोड़ करके आपकी बातों को सुनना शुरू करेंगे। तो आपको ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करके लाना होगा जो बच्चों को आपकी ओर इंगेज कर सकें। ठीक है, हिंदी की कविता या हिंदी की कहानी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पूर्व जो चर्चा की जाती है, 2 मिनट 3 मिनट की चर्चा जो होती है, वो बच्चों को इंगेज करने के लिए होती है। ठीक है, यदि आप विज्ञान पढ़ाने जा रहे हो या गणित पढ़ाने जा रहे हो, विज्ञान और गणित से बच्चे काफ़ी डरते हैं, तो बच्चों को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बच्चों को इंगेज नहीं करोगे तो वे आपस में बातें करते रहेंगे, कोई खिड़की से बाहर देखता रहेगा, कोई शरारत करता रहेगा, तो आपका वहाँ जो है डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्लास डिस्ट्रैक्ट होगा और आपका जो शिक्षण का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो सबसे पहली कड़ी है वो है इंगेज, बच्चों को इंगेज करना। इसके बाद दूसरे ई की ओर आते हैं। दूसरा ई क्या है? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या है? एक्सप्लोर का मतलब है अन्वेषण।
यानी कि कुछ नई चीज़ों को ढूंढना, कुछ नई चीज़ों के बारे में बताना, नई चीज़ों की तलाश करना, नई जिज्ञासाएं उत्पन्न करना। ठीक है, तो एक्सप्लोर का बहुत विस्तार से, बहुत व्यापक अर्थ में मतलब लगाना है, छोटे अर्थ में मतलब नहीं लगाना है। बच्चों की जिज्ञासाओं को भी यदि आप जगा देते हैं तो वो भी एक तरह का एक्सप्लोरेशन हुआ कि उनके अंदर जिज्ञासाएं जगी। अब जब बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं जगेंगी तो वो उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, और शांत करने की कोशिश करेंगे तो स्वतः वे प्रयास करेंगे, और जब वे प्रयास करेंगे तो ये तो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे अधिक से अधिक प्रयास करें, अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करें, अधिक से अधिक चीज़ों को ढूंढना शुरू करें, सर्च करें। तो दूसरा जो ई है वो है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मीन्स होता है अन्वेषण करना, और ये विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों में समान रूप से प्रभावी होता है। कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी हो सकता है कि आप बच्चों को कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए कहें जिसके बारे में वे अनभिज्ञ हैं, तो उनके अंदर जिज्ञासाएँ पैदा होंगी। कुछ ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में बताएं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं जिनसे वे अनभिज्ञ हैं, और उसे दिखा करके समझाएं, तो उनके अंदर जो एक्सप्लोरेशन की जिज्ञासा होगी वो ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी, वे ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, ज़्यादा सीखना शुरू करेंगे। बढ़ते हैं तीसरे ई की ओर। तीसरा ई जो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या। जब हम टॉपिक में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, उसे व्याख्या करके समझाना होता है बच्चों को। तो ये तीसरा ई जो है सीधे सीधे आपके टॉपिक से जुड़ा होता है। आप जिस टॉपिक को लेकर के जा रहे हो, पहले तो आपको उसको खुद से पढ़ना है, फिर फुल रीडिंग करना है, उसके ऊपर अगर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़े तो रिसर्च करना है, उसके बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ जुटानी, उसके बाद आपको क्लास में जाना, और क्लास में जाने के बाद उस बिंदु को एक्सप्लेन करना है। ये तीसरे चरण में आएगा। ठीक है, शुरुआत में जाकर के एक्सप्लेन नहीं करना है, तीसरे चरण में पहले आप इंगेज करेंगे, बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न करेंगे, उसके बाद उस बिंदु के ऊपर आएंगे जिस बिंदु को पढ़ाने के लिए, जिसका उद्देश्य निर्धारित करने हेतु आप क्लास में गए हैं, तो उस उद्देश्य को पाने के लिए आपको उस बिंदु के ऊपर व्याख्या देनी होगी, उसके ऊपर लेक्चर देना होगा। चौथा है एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब ज्ञान का विस्तृत उपयोग, इलाबोरेशन करना। ठीक है, इसमें आप अपना खुद का इलाबोरेशन कर सकते हैं, बच्चों का इलाबोरेशन कर सकते हैं। बच्चे भी उन चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, और उसके ऊपर इलाबोरेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। और विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा ये प्रभावी होता है, विज्ञान के क्षेत्र में चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है, अन्य विषयों में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित के ऊपर जो शिक्षक होंगे उनको इस चीज़ को ज़्यादा समझना है कि चीज़ों को बिल्कुल एलाबोरेट करना है, विस्तृत रूप में समझाना है, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ करके विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। जब हमने चीज़ों को पढ़ाया, ठीक है, पहले बच्चों को एंगेज किया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, सारा कुछ डिटेल बच्चों को समझा दिया, अब हम उनके अधिगम स्तर की जांच करेंगे कि मैंने जो उन्हें सिखाया है उससे उनके अधिगम स्तर में किस सीमा तक विस्तार हुआ है, उन्होंने कितना गेन किया है। तो इसको जांचने के लिए आप क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे। और इवेल्युएशन कई प्रकार के होते हैं। इवेल्युएशन में आता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और असेसमेंट, दोनों है इसमें शामिल। तो फॉर सम डाई का मैंने फॉर्मूला दिया था, आप लोगों को याद होगा। फॉर सम डाई यानी कि फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ठीक है, फॉर सम डाई का फॉर्मूला अपनाएंगे इवेल्युएशन करने के लिए। और साथ ही साथ सीसीई का मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इन सारे चरणों को शामिल करते हुए बच्चों का क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि उनके अधिगम स्तर में कितना विस्तार हुआ है, उन्होंने कितना गेन किया है। ठीक है, अगला छठा ई जो है वो है एक्सटेंड, विस्तार करना। अब जो है बच्चों ने जिन चीज़ों को सीखा है, जिस टॉपिक से संबंधित है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार दे देना, अगले क्लास से उसको जोड़ देना। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ कि जो सिलेबस निर्धारित किया गया, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो वो इस तरह से बनाया गया है कि एक कड़ी के अनुसार, एक सीढ़ी के अनुसार वो आगे बढ़ते जाता है। उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ना है। क्लास 6 के सिलेबस को क्लास 8 में, क्लास 7 के सिलेबस को क्लास 9 में, क्लास 9 के सिलेबस को 11th में, और क्लास 8 के सिलेबस को क्लास 10 में, और क्लास 10 के सिलेबस को 12th में। लगभग समानताएं मिलती हैं, और वे एक चरण के ऊपर दूसरे चरण की तरह
एक जैसे गेम में हम लोग लेवल खेलते हैं तो लेवल हार्ड होते जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लेवल डिफ़िकल्ट होते जाता है। उसी प्रकार से क्लासेस के भी जो सिलेबस हैं वो भी उसी प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं उनका लेवल हार्ड होते जाता है, उनका लेवल डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो अब बच्चों को आगे जब क्लास में जाएंगे तो उन्हें डिफ़िकल्ट लेवल से टकराना होगा। तो बच्चों को ये समझाना है, उनके ज्ञान को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, ज्ञान को थोड़ा सा एक्सटेंड देना है, विस्तार करना है, ताकि वे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसके बाद एक एस है और इस एस का मतलब है स्टैंडर्ड्स। अब ये जितने भी चरण हैं ये चरण आपके स्टैंडर्ड के ऊपर निर्भर करते हैं और ये जो मानक तय किए गए हैं तो विभिन्न जो शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं जैसे है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंतर्गत एससीईआरटी है ना, एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्थान और एससीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक शोध संस्थान। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं इनका काम क्या है, मुख्य रूप से करिकुलम और सिलेबस तैयार करना, और इनके द्वारा तैयार किए गए करिकुलम और सिलेबस को हम लोग मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग फोकस करके बच्चों को ज्ञान देते हैं। बच्चों को जो भी सिखाना होता है, जिन विषयों के बारे में बताना होता है, तो वो स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, तो जो शिक्षा से संबंधित समितियां हैं, संस्थाएं हैं, है ना। आपके शिक्षक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम होता है तो उसके लिए एनसीटीई है ना। एनसीटीई का काम क्या है, इसका काम है कि जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके लिए करिकुलम निर्धारित करना, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना। किसके प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, है ना, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना वो एनसीटीई का काम है। एनसीटीई का काम क्या है, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम को तैयार करना, साथ ही साथ विभिन्न मानदंडों को तैयार करना, किस प्रकार से प्रशिक्षण देना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें एनसीटीई से मान्यता लेनी पड़ती है ना। एनसीटीई के मानकों के अनुरूप अपना करिकुलम चलाना होता है, अपना सारा कुछ उसी के अनुसार से चलाना होता है। तो ये जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं का काम है मानक निर्धारित करना, और उन्हीं मानकों के ऊपर हम लोगों को ये जो 6E है इसको फॉलो करना है। तो ये थी शिक्षण की रणनीतियाँ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 6E's एंड 1S मॉडल को जाना, समझा, और अब हम लोग जब क्लास में जाएंगे एज ए टीचर तो इसको हम लोग वहाँ फॉलो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट जो है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है, तो सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। चूँकि अरस्तु ने कहा था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, और जब मानव एक सामाजिक प्राणी है तो मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी समाज से संबंधित ही होंगी, और सीखना भी उन्हीं में से एक है। इसलिए सीखना भी एक सामाजिक गतिविधि है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो सीखना क्या है, तो सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। और अधिगम के सामाजिक संदर्भ को हम लोग जब जानेंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या क्या होते हैं, कैसे मनुष्य जो है समाज में किस प्रकार से सीख सकता है, किन किन संदर्भों में सीख सकता है, सीखा जा सकता है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्वयं अध्ययन, यानी कि सेल्फ स्टडी। मनुष्य स्वयं द्वारा भी सीखता है, स्वयं से बहुत सारी किताबों को, पुस्तकों को पढ़ करके, प्रकृति का अध्ययन करके, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके, परिवेश को समझ करके, किसी सामाजिक सांस्कृतिक उसके जो इतिहास है उसको जान करके, तो उन सारी चीज़ों से वो सेल्फ स्टडी करके, स्वयं अध्ययन करके सीखता है। तो स्वयं अध्ययन जो है एक अध्ययन का जो है सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी अभिव्यक्तियों को स्वीकार करता है, अपनी अभिव्यक्तियों को प्रकट करना सीखता है। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी कहा भी जाता है, कहावत भी है। और यह कहावत इसीलिए है क्योंकि
स्वयं अध्ययन जो है वो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है अध्ययन का, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है वो स्वयं से अध्ययन करता है और स्वयं के मस्तिष्क में सामाजिक, आर्थिक, समसामयिक अवधारणाओं को समेटते हुए, उन चीज़ों को सीखते हुए बहुत तरह की चीज़ों को सीखता है और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करके वह अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग संदर्भों को अपने अंदर समाहित करता है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी कहा गया है। दूसरा है समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। समूह परिचर्चा का मतलब कुछ स्टूडेंट एक साथ मिल जाते हैं, 4-5 स्टूडेंट या 8-10 स्टूडेंट, एक समूह बना दिया जाता है और किसी खास विषय वस्तु को, किसी खास टॉपिक को देकर के उन्हें ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है कि इस बिंदु पर आप लोगों को अपने अपने विचार देने हैं। पहले तो आप तैयारी करके आइए, तैयारी करके आने के बाद फिर अगले दिन एक ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है। ग्रुप डिस्कशन में उस खास बिंदु के ऊपर सभी बच्चों को अपना अपना मंतव्य देना होता है। जो भी शिक्षार्थी हैं, लर्नर्स हैं, वो अपनी तैयारी करके आते हैं, उसके ऊपर अपना वक्तव्य देते हैं, अपना मंतव्य देते हैं। तो यह ग्रुप डिस्कशन कहलाता है और यह भी एक सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक संदर्भ है, सामाजिक परिदृश्य में चीज़ों को सीखा जाता है। तीसरा जो बिंदु है, एक से एक अधिगम, 1-to-1 लर्निंग। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ट्यूटर की भूमिका में होता है, प्रशिक्षक की भूमिका में, या कह सकते हैं कि कोच की भूमिका में होता है, और जो सीखने वाला है, लर्नर है, वो सीखने के अधिगमकर्ता के रूप में होता है। तो इसको कहते हैं 1-to-1 मेथड। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और उसके लिए आपने एक ट्यूटर रखा है, यानी कि अध्यापक आकर के उसे पढ़ाते हैं, तो एक अध्यापक और एक सीखने वाला, तो इसको कहते हैं 1-to-1 लर्निंग, एक से एक अधिगम। ठीक है। अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इसको एज ए टीचर आप लोगों को समझना जरूरी है कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण कहते किसे हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जानना जरूरी है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन सी गतिविधियां होती है, क्या क्या करना होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी खास विषय के, किसी खास बिंदु को, किसी खास टॉपिक को, किसी खास पॉइंट को समझा जाता है, या किसी खास स्किल को, किसी खास कौशल को समझाना होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले तो यह शिक्षक के प्रशिक्षण की प्रणाली है। आपको ट्रेनिंग के दौरान पहले माइक्रो टीचिंग सिखाया जाता है। आप डायरेक्ट जाकर के कक्षा में माइक्रो टीचिंग नहीं कर सकते हो, इसके पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आप लोगों को माइक्रो टीचिंग सिखाया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? तो यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका उपयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु किया जाता है कि जब आप एज ए टीचर कक्षा में जाओगे तो आपको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को किसी खास विषय वस्तु को समझाना है। तो उसके लिए माइक्रो टीचिंग का आयोजन किया जाता है। माइक्रो टीचिंग जो है वह एक सबसे पहले तो शिक्षक प्रशिक्षण की प्रणाली है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण कहलाता है। वास्तविक शिक्षण किसे कहते हैं? एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्तविक शिक्षण किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, सूक्ष्म शिक्षण, इसी प्रकार से करके। तो वहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो सूक्ष्म शिक्षण होगा। और सूक्ष्म शिक्षण को वास्तविक शिक्षण कहते हैं, रियल टीचिंग कहते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में किसी खास विषय वस्तु को ही रखा जाता है, उसके किसी खास भाग के ऊपर ही चर्चा की जाती है, और इस प्रणाली में एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। जो लर्नर्स हैं, जो अधिगम करता है या स्टूडेंट है, उनको किसी खास विषय वस्तु के ऊपर या किसी खास कौशल को अगर हम सिखा रहे हैं, एक ही कौशल को, ठीक है, एक समय में एक ही कौशल को, अनेक कौशलों को नहीं, अनेक विषय वस्तुओं को लेकर के नहीं चला जाता है। इसमें एक समय में एक ही विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए इस चक्र को समझेंगे। सबसे पहले शिक्षक जो है वो पाठ का नियोजन करता है। पाठ नियोजन का मतलब किसी पाठ लेसन प्लान तैयार करता है, ठीक है, लर्निंग प्लान तैयार करता है, वो कहलाता है कि पाठ नियोजन करना, पाठ की नियोजना करना, लेसन प्लानिंग। ठीक है। तो जब आप लेसन प्लानिंग करोगे तो ये पहला चरण हुआ सूक्ष्म शिक्षण का, और दूसरा चरण में आपको शिक्षण करना है, यानी कि जाकर के पढ़ाना है।
किसके अनुसार, पाठ नियोजना के अनुसार पढ़ाना, लेसन प्लानिंग के अनुसार पढ़ाना है। और पढ़ाने के बाद आपको देखना है कि बच्चों ने क्या सीखा, इसको कहते हैं पृष्ठ पोषण। हमने जो उन्हें पढ़ाया उसमें उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, क्या चीज़ें नहीं सीखी, उनकी क्या त्रुटियां रहीं, उनकी गलतियों को समझाना है। ठीक है, पहले तो उनकी गलतियों को आपको खुद देखना है कि बच्चों ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों के बारे में बच्चों को बतलाना है कि बाबू तुमने यहाँ यहाँ गलतियाँ की हैं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मान लो कि आपने कक्षा 2 में जोड़ की क्रिया को सिखाना शुरू किया है, तो जोड़ के किसी एक बिंदु पर आप शुरू में चर्चा करेंगे कि इकाई अंक के जोड़ को आप लेकर के चलेंगे, दहाई अंक के जोड़ को बाद में सिखाएंगे। तो पहले इकाई अंक के जोड़ को सिखाने के लिए आप उसके लिए लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसके बाद जाकर के बच्चों को सिखाएंगे। उसमें भी बच्चे यदि गलतियां कर रहे हैं, त्रुटि निकल रहा है उनका, त्रुटियां तो आएंगी ही, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में कोई भी चीज़ सीखने में गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को बच्चों को बतलाना है और उसमें सुधार करना है, तो उसको कहते हैं पृष्ठ पोषण। और उसके बाद फिर आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना होगा। दोबारे यहाँ तक आपने पढ़ा दिया, अब उनकी जो गलतियाँ हुई उसको ध्यान में रखते हुए आपको फिर से लेसन प्लानिंग करना है, और इसको लेसन प्लानिंग के बाद आपको फिर से टीचिंग करना है, फिर से पढ़ाना है, फिर से बताना है, दोबारा अगले दिन उसको जा कर के पढ़ाना है, और फिर से उनका पुनः पृष्ठ पोषण करना है। तो इससे क्या होगा कि यह जो रिसाइकलिंग होगा, इसका एक ही चक्र बार बार चलेगा, तो बच्चों में सुधार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। एकदम छोटे अर्थ में जाकर के लघुतम इकाई के रूप में पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। एक मनोवैज्ञानिक ने इसकी क्या परिभाषा दी है, इसको देखेंगे। डी एलन इनका नाम है। इन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, कि समस्त शिक्षण को छोटे छोटे क्रियाओं में बांटना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। कि आप एक बड़े टॉपिक को लेकर के चल रहे हो, लेकिन उस बड़े टॉपिक को आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटना है। आप लोगों ने देखा होगा कि इकाई बनाई जाती है, तो इकाई के अंदर सब इकाइयाँ होती हैं, है ना। चैप्टर जो बनाए जाते हैं तो उसके यूनिट होते हैं, सब यूनिट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ करके पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। तो पाठ्यक्रम की जो संरचनाएं होती हैं वह भी सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर ही आधारित होती है, और एज ए टीचर आपको भी सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो चीज़ों को विस्तार से समझ सकें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों को। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहला तो यह एक वास्तविक शिक्षण है, ठीक है, इट इज़ ए रियल टीचिंग। दूसरा है, इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, एक टाइम में एक ही किसी विशेष विषय वस्तु या किसी खास टॉपिक या किसी खास स्किल को सिखाया जाता है। तीसरा है कि अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसमें अभ्यास की प्रक्रिया पर कितनी बार अभ्यास कराना है, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार। बच्चे जल्दी सीखते हैं तो अभ्यास की प्रक्रिया कम होगी, ज़्यादा देर में सीखते हैं तो अभ्यास की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। तो इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। उसके बाद है पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। पृष्ठ पोषण का क्या मतलब होता है, तो पृष्ठ पोषण का मतलब बालक की त्रुटियों को समझना और फिर उनका निराकरण करना पृष्ठ पोषण कहलाता है। तो पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है इसमें कि जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, बार बार सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, तो उसमें बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, तो बच्चों की गलतियों में उच्च स्तरीय सुधार होता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। ऐसे यदि क्लास में सिंपल तौर पर जाकर के लेक्चर विधि से, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, तो शिक्षक को पता भी नहीं चलता कि बच्चे किन चीज़ों को सीखते हैं और किन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। फिर उन त्रुटियों को दूर करने का भी व्याख्यान विधि में ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में इसकी परिधि विकसित होती है और पृष्ठ पोषण हम लोग बार बार करते हैं। बार बार बच्चों का त्रुटि देखना, उनकी गलतियों को देखना और फिर गलतियों को दूर करने का प्रयास करना। अगला टॉपिक है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। और एज ए टीचर आप लोगों को टीचिंग स्किल के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षण कौशल वे सारे कौशल होते हैं जो एक प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम वातावरण को तैयार करने में काम आते हैं। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसे अधिक से अधिक टीचिंग कौशल, टीचिंग स्किल्स मालूम होते हैं। शिक्षण कौशलों का जो बेहतर रूप से
उपयोग करता है कक्षा में, वही एक बेहतर अध्यापक होता है। तो शिक्षण कौशल क्या है? तो शिक्षण कौशलों से तात्पर्य उन शिक्षक व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं। यानी कि यदि हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें अधिगम कराना चाहते हैं, उनके अधिगम स्तर में, उनके संज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि कराना चाहते हैं, तो हम एक शिक्षक के रूप में उन सारे व्यवहारों को बच्चों के प्रति संप्रेषित करेंगे और यही सारे व्यवहार जो हैं वो क्या कहलाएंगे? शिक्षण कौशल कहलाएंगे। इसमें देखिए एक परिभाषा N.L. गेज की आती है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है, वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है एवं जो शिक्षण क्रम की उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार उपयोग करता है। ठीक है, तो शिक्षक के व्यवहार के जो मुख्य बिंदु होते हैं जिसके द्वारा वह बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना चाहता है, तो वे सारे ही शिक्षण कौशल कहलाते हैं। तो N.L. गेज की परिभाषा भी वही कहती है कि शिक्षण कौशल का मतलब उन सारे शिक्षकों के उन सारे व्यवहारों से है जो बच्चों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख शिक्षण कौशल क्या क्या हैं। तो कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और एज ए टीचर आप लोगों को अपने अंदर भी इन कौशलों को इवॉल्व करने की आवश्यकता है, विकसित करने की आवश्यकता है। और पहले से भी आप लोगों में बहुत सारे कौशल होंगे, तो आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से कौशल आप लोगों में अभी नहीं है, उनका इवॉल्व करना है। सबसे पहला उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन को अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं और मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। इसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसा करना है जैसे कि क्लास आधा ख़त्म हो गया, विज्ञान की कक्षा आपने ली और आधा ख़त्म हुआ, आधा अगले दिन पढ़ाना है, तो आप एक ऐसा टॉपिक बच्चों को दे देंगे, बच्चों को कह देंगे कि मैं कल इसके ऊपर एक जादू दिखाऊंगा। तो वह एक उद्दीपन का काम करेगा। बच्चे उत्सुक रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे। तो बच्चों को तैयार करने की प्रक्रिया ही उद्दीपन कहलाती है। जैसे यदि विज्ञान में ही फूलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है और आप 4-5 फूलों को ले जा रहे हैं क्लास में, जैसे आप प्रवेश करते हैं क्लास में तो आपके हाथ में फूल होते हैं। उन फूलों को देख करके बच्चे जो हैं वो स्वतः आपकी ओर अभिप्रेरित हो जाते हैं। तो बच्चे जब स्वतः अभिप्रेरित हो जाएं तो उसके लिए उद्दीपन की ज़रूरत होती है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसकी चर्चा भी हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार ही उद्दीपन को लाया गया है। ठीक है, तो उद्दीपन जो होता है बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूक करने की भावना होती है, पढ़ाई के प्रति ललक, पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं कि उनका विकास उद्दीपन के द्वारा ही होता है और बच्चे पढ़ने के प्रति जागरूक होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को उद्दीपन का कौशल लाना होगा। हमें भी कुछ, जब भी क्लास में जाए, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए जाए, तो कुछ ऐसा लेकर के जाए, कुछ ऐसा उदाहरण दें, कुछ ऐसा बताएं बच्चों को कि वह उनके लिए उद्दीपन का काम करे। अगला है समीपता। समीपता का मतलब क्या हुआ? समीपता का मतलब हुआ बच्चों से निकटता। हमें बच्चों से दूरी बना करके नहीं रखनी है। दूरी बनाने से मतलब है कि बच्चों से हेटर्ड की भावना नहीं करना है। बच्चे हमसे डरे नहीं, बच्चे हमसे दूर मत भागें। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब हम क्लास में जाएं या जैसे हम विद्यालय जाएं तो बच्चे देख करके प्रसन्न हों, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। यानी कि ये खड़ूस टीचर आ गया, अब भागो यहाँ से। तो क्लास में जब आप जाओगे तो बच्चे आपसे डरे हुए रहेंगे, तो वैसा व्यवहार नहीं करना है। समीपता का मतलब हुआ कि बच्चे आपसे खुश रहें, बच्चे आपसे प्रसन्न रहें। यदि उनको कोई समस्या आती है तो वो आपके नज़दीक आकर करके उस समस्या का निराकरण करा सकें। ये अर्थ हुआ समीपता का। अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं, खास करके गणित और विज्ञान के टीचरों की बात की जाती है, कि ये टीचर ऐसे होते हैं जिनसे विद्यार्थी दूर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वे डर से पूछने नहीं जाते हैं कि सर गुस्साएंगे सबसे पहले।
तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, समीपता रखनी है। बच्चों में प्रेम की भावना का विकास होना चाहिए, बच्चे आपसे पूछने का साहस कर सकें, तो इसी को कहते हैं समीपता। अगला टॉपिक है पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी कि किसी खास मौके पर बच्चों को रीइंफोर्समेंट देना। रीइंफोर्समेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे अब किसी बच्चे ने कुछ बहुत अच्छी गीत सुना दी, बहुत अच्छी कविता सुना दी, तो हमने उसका पीठ थपथपा भी दिया, गिफ्ट के रूप में एक पेन दे दिया, तो बच्चे में पुनर्बलन आ गया। बच्चों में उत्साह का संचार होता है पुनर्बलन के माध्यम से। तो यदि हम बच्चों में पुनर्बलन देते हैं तो वह बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं, और उनको देख करके दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, वे भी सीखना शुरू करते हैं और वे भी उनकी तरह करना चाहते हैं, वे भी पुरस्कार पाना चाहते हैं। वैसे पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन जो होते हैं वो पुरस्कार के रूप में, शाबाशी के रूप में देखे जाते हैं, और जो नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, यदि किसी बच्चे ने गलती कर दी तो हमने उसे डांट दिया, तो यह डांट उसके सुधार के लिए भी है और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। वह उसे, अगर उस बच्चे ने उसे निगेटिविटी के रूप में लिया तो वह हतोत्साहित हो जाएगा। तो नकारात्मक पुनर्बलन दोनों काम कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा की हुई है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न, बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न देने चाहिए जो उन्हें चीज़ों को ढूंढने के लिए मजबूर करें। जैसे कि हम कह दें कि जाओ, अगर हम किसी गांव में हैं तो कह दें कि तुम्हारे गांव में कितने प्रकार के पेड़ हैं, उनका एक लिस्ट बना करके लाना है। तो बच्चे जब जाएंगे अपने गांव में, ढूंढेंगे, अलग अलग पेड़ों के नाम लिखेंगे, तो ऐसा प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न कहलाता है। अब इसके बाद है छात्र व्यवहार का ज्ञान। एक शिक्षक को छात्र व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। छात्र का किस प्रकार का व्यवहार होता है, इसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझना। ठीक है, तो साइकोलॉजी की समझ शिक्षक को होनी चाहिए। बच्चे कब कैसा व्यवहार करेंगे, कब वे गलतियां करेंगे, कब गलतियां करने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा, हमारे सवाल डायरेक्ट पूछ देने पर उनका रिएक्शन कैसा होगा, सवाल का उत्तर नहीं जानने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, और उसके अनुरूप हमें एक शिक्षक के होने के नाते छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अगला है दृष्टांत देना। दृष्टांत देने का मतलब एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। बड़े बड़े महापुरुषों का उदाहरण देना, किसी खास व्यक्ति का उदाहरण देना, जिससे कि बच्चों में अभिप्रेरणा का विकास हो। इसके बाद है व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब लेक्चर, जिस विषय के ऊपर शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, एज ए टीचर आप पढ़ाने जा रहे हो, तो उस विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आप उसके ऊपर व्याख्यान दे सकें, इतना काबिलियत आप में होनी चाहिए। इसके बाद है उच्च स्तरीय प्रश्न करना। जिस विषय वस्तु को हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उच्च स्तरीय प्रश्न निर्माण करने की क्षमता शिक्षकों में होनी चाहिए। अभी जैसे कि मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, तो मैं आप लोगों को प्रश्न दे सकता हूं कि आप लोग बताएं कि शिक्षण अधिगम की प्रमुख मूल प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो यह एक उच्च स्तरीय प्रकार का प्रश्न हुआ। अब आप ढूंढना शुरू करोगे कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। या फिर हमने दूसरा सवाल दे दिया कि आप बताइए कि शिक्षण की रणनीतियाँ क्या क्या होती हैं, और एक शिक्षक के रूप में आप इन रणनीतियों को किस रूप में कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। तो यह एक उच्च स्तरीय प्रकार का प्रश्न हो गया। अगला है नियोजित पुनरावृत्ति एवं संप्रेषण। नियोजित पुनरावृत्ति करने का मतलब हुआ प्लान करके रिपीटिशन करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को एक बार बता देने के बाद वे कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं। तो वे भूले ना उस चीज़ को, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि प्लानिंग करके रिपीटिशन डालना होगा, बच्चों को पता भी नहीं चले और उस चीज़ का रिपीटिशन हो जाना चाहिए। कहानी के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से हम चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। एवं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब हुआ कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके, स्पष्ट रूप से समझ सके, तो इसको कहते हैं संप्रेषण। इसके बाद है विन्यास प्रेरणा। विन्यास प्रेरणा का मतलब हुआ कि बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। किसी खास विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं या किसी खास टॉपिक को बता रहे हैं, वे उसे सीख सके, उसके लिए उन्हें उनमें प्रेरणा होनी चाहिए।
तो प्रेरणा हम कैसे देंगे? प्रेरणा दो रूपों में दे सकते हैं, बाह्याभिप्रेरणा और अंतःभिप्रेरणा। अंतःभिप्रेरणा तो बच्चों में स्वयं उत्पन्न होती है, और बाह्याभिप्रेरणा हम बाहरी रूप से किसी घटना को, किसी महापुरुष की जीवनी को सुना करके, किसी खास व्यक्ति के बारे में बतला करके बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं। इसके बाद है मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। ये भी काफ़ी आवश्यक अंग है। पढ़ाई के दौरान मौन और अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया होनी चाहिए। आप शिक्षक के रूप में छात्रों को कहेंगे कि इस हिंदी के पाठ को आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, मौन पढ़ाई पढ़नी है। तो इस प्रकार के कौशल होने चाहिए शिक्षकों में, ताकि वे कक्षा को संयमित रख सकें और साथ ही साथ शिक्षण कौशल के जो विभिन्न प्रारूप होते हैं उन्हें समझ सकें और अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा सकें। इसके बाद है विकेंद्रीय प्रश्न। आपके प्रश्न जो होने चाहिए विकेंद्रीय होने चाहिए, यानी कि एक ही किसी खास बिंदु पर निर्धारित नहीं होने चाहिए। अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का अवसर मिले, बच्चों को ज़्यादा सोचने का अवसर मिले, और वे ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा सोचना एवं सीखना पाठ में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो आज का ये चैप्टर अभी और जारी रहेगा, अगले पार्ट इसके आएंगे, लेकिन आज यही इसको अंत करते हैं। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में टाइप करें टीम समर हिल और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और एक भी क्लास छूटे ना, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।